गुड मॉर्निंग। क्या हाल आप सभी के। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर, आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली अपलोड करता हूं 11th और 12th क्लासेस के लेक्चर्स दैट आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। ये सारे लेक्चर्स बायलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहें और साइकोलॉजी को पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने किया था अबाउट ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस इन चैप्टर 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा अगेन वो होगा ट्रेट अप्रोचेस, कि ट्रेट्स को किस तरीके से पढ़ा जा रहा था। ट्रेट्स के हमने बारे में समझा कि ट्रेट्स क्या थे, एक स्टेबल पैटर्न। ट्रेट्स को अगर हम समझें तो ट्रेट्स क्या थे, स्टेबल और एंड्यूरिंग पैटर्न्स, वेज ऑफ बिहेविंग, स्टेबल एंड एंड्यूरिंग वेज ऑफ बिहेविंग। तो बिहेव करने के यानी कि बर्ताव करने के, बातचीत करने के, कम्युनिकेट करने के, सोशल गैदरिंग में जाने के, या और भी जितने बिहेवियर्स होते हैं वो एक स्टेबल पैटर्न पर अगर हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, एंड्यूरिंग है यानी कि बहुत ही लंबे समय से ये चीजें हमारे साथ में हैं, तो हम कहेंगे कि ये वेज ऑफ बिहेविंग मानी जाएंगी। तो उसमें हम ट्रेट्स करते हैं मेंशन। अब ट्रेट्स के लिए अगर हमारे पास कंसेप्ट आता है तो कई साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोथेरेपिस्ट थे, अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स थे और कई आम फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ट्रेट्स को समझने की कोशिश करी कि लोग एक दूसरे को जिस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो वही वर्ड्स जब ढूंढे गए और इंटरेस्ट के साथ रिसर्च किया गया, उन वर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पता लगा कि वो सारे तो ट्रेट्स हैं। तो वही चीज पढ़ने के लिए आज हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी रहेगी वो होगी एल्पर्ट्स थ्योरी, एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी। एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे आज। एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी बेसिकली गॉर्डन एल्पर्ट हमारे पास एक ऐसे पाइनियर थे और इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, थ्योरिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, मैं अगेन अपने नोट्स सीबीएसई, जैसा आप सभी को पता ही है, मैं सीबीएसई की हेल्प लेता हूँ, एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प लेता हूँ, ताकि आप सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो बेसिकली जो गॉर्डन एल्पर्ट थे, he proposed that individuals possesses a number of traits। बहुत सारे ट्रेट्स एक इंसान में हो सकते हैं। एक इंसान किसी और इंसान को अलग अलग तरीके से, इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन कर सकता है, उनको डिफाइन कर सकता है, उनकी पर्सनैलिटी के बर्ताव, रिएक्ट करने के तरीके को पहचान सकता है, बता सकता है। बट गॉर्डन एल्पर्ट ने इतने सारे वर्ड्स जब ढूंढे, और वो कितने वर्ड्स थे, रफली 18,000 वर्ड्स, रफली 18,000 वर्ड्स जब गॉर्डन एल्पर्ट ने रिसर्च किया। और ये रिसर्च किस वजह से किया, बिकॉज उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी जो होती है, जो डिक्शनरी हम यूज करते हैं, वैसी एक सिमिलर इंग्लिश डिक्शनरी ढूंढी और उसमें लगभग 18,000 वर्ड उनको ऐसे मिले जो कि किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे काइंडनेस, हेल्पफुल, करेजियस, फ्रेंडली, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, शाय, एग्रेसिव, एंगर, इरिटेबल, कंफ्यूज्ड, डिप्रेसिव, एंग्शियस। इतने सारे टर्म्स जब मिले तो एक हमारे पास ट्रेट्स आते हैं। तो हम हर इंसान को कह सकते हैं कि वो अपना सेम बर्ताव रखता है, एक पैटर्न में चलता है, बट सिचुएशंस अलग अलग हो जाती हैं। एक ही ट्रेट को दिखाने के इंसानों के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एंड दोज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इवेंट्स एंड द सिचुएशंस जो उस इंसान के साथ हो रही हैं। ठीक, ऐसा ही एल्पर्ट ने कहा कि ये जो हमारे पास ट्रेट्स होते हैं, ये बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और ये किसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, पर्सनैलिटी के लिए। यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स पर्सनैलिटी को बनाते हैं, और ऐसी ये ईंटें या ब्लॉक्स होती हैं जिनसे कि ये पूरा घर जैसे बनता है। उसी तरीके से ऐसे छोटे 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 ट्रेट्स ज्वाइन करके, लगा के, जोड़ के, कंबाइन करके जब एक इंसान बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी।
या उसका व्यक्तित्व, उसका बात करने का तरीका, उससे मिलने का तरीका, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में काउंट होती हैं। अब यहाँ पर जो गॉर्डन एल्बर्ट थे, इन्होंने जब 18,000 वर्ड्स ढूंढे और 18,000 वर्ड्स में से इन्होंने रफली कुछ वर्ड्स को कैलकुलेट किया और उसके बाद इन्होंने 2 तरीके के अलग अलग ट्रेट्स डिफाइन किए। सबसे पहले हमारे पास होते हैं कॉमन ट्रेट्स और दूसरे थे हमारे पास इंडिविजुअल ट्रेट्स। अब ये दोनों टर्म्स हैं क्या? कॉमन ट्रेट्स गॉर्डन एल्बर्ट ने जिस तरीके से डिफाइन किया, गॉर्डन एल्बर्ट ने कहा कि कॉमन ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं या वो पैटर्न्स हैं बिहेव करने के, ऐसे तरीके हैं किसी से बर्ताव करने के जो हर इंसान में पाए जाते हैं, यानी कि वो सब में कॉमन है, ठीक। बट वहीं पर इंडिविजुअल ट्रेट्स, इंडिविजुअल का मतलब है कि कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड और कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे जो कुछ लोगों में ही पाए जाते हैं, ये चीजें सब में नहीं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन ट्रेट्स जो है वो हर इंसान में पाया जाएगा, सेम तरीके से वो बर्ताव करने की कोशिश करेगा। कॉमन ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स व्हिच वी शेयर इन कॉमन विद मेनी अदर्स इन आवर कल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमारे इंडियन कल्चर की बात करूं तो इंडियन कल्चर में एक बहुत ही कॉमन बिहेव करने का तरीका होता है। जैसे कोई भी अगर हमसे बड़ा है या जो हमारा रिस्पेक्टेबल है तो हम क्या करते हैं कि उस इंसान के पैर छूने की कोशिश करते हैं, उससे ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉमन ट्रेट है, बिहेव कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर हो रहा है और वो बिहेव में हम क्या दिखा रहे हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये मोस्टली हर कल्चर में, इंडिया के हर रिलीजन में ऐसा पाया जाता है, ठीक। चाहे वो किसी भी रीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, ऐसा देखने को मिलेगा कि वो कॉमन ट्रेट उसमें होगा। बट वहीं पर अगर वो इंडिविजुअल ट्रेट में आता है तो वो इंडिविजुअल हर इंसान में किसी ना किसी डिग्री में पाया जाएगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल ट्रेट भी हर एक में नहीं होगा, इंडिविजुअल ट्रेट भी सब में रहता है, बट वो किसी ना किसी एक लेवल पर रीच कर जाता है। वो इंसान फिर उसी तरीके से अगर हैबिचुअल फॉर्म में बिहेव करता है, एक आदत बन जाती है उसकी, तो हम कहेंगे कि वो उसका ट्रेट जो है इंडिविजुअल कहलाएगा। अब इंडिविजुअल ट्रेट्स को गॉर्डन एल्बर्ट ने 3 और कैटेगरीज में डिफाइन किया था, जो कि थे सेंट्रल और कार्डिनल। सेंट्रल और कार्डिनल ट्रेट्स बेसिकली हमें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद हमारे पास सेंट्रल और कार्डिनल ट्रेट्स के बाद एक और तरीके के ट्रेट्स के बारे में बात करी थी, जो थे सेकेंडरी ट्रेट्स। कॉमन ट्रेट्स they are present in everyone and they are present in everyone, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया इंडियन कल्चर के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए we take the blessings of that person by touching the feet of that person, ठीक है। तो वो एक कॉमन ट्रेट हुआ। अब इंडिविजुअल ट्रेट क्या होगा? इंडिविजुअल में हमारे पास ये 3 ट्रेट्स आएंगे, सेंट्रल, कार्डिनल और सेकेंडरी। सेंट्रल ट्रेट को समझते हैं सबसे पहले समझते हैं कार्डिनल ट्रेट को। कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? Cardinal trait is a trait which is so dominant and outstanding in life that every behavior seems traceable to its influence. ये सबसे ज्यादा जो हाईलाइटिंग हमारे पास एक ट्रेट होगा, वो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग ट्रेट, यानी कि उस इंसान को देखते ही पता चल जाएगा उसके बर्ताव से कि उसमें ये कार्डिनल ट्रेट प्रेजेंट है। जैसा कि एग्जांपल्स आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी किस तरीके से फ्रीडम फाइटर और वो रह चुके थे और उन्होंने किस तरीके से इंडिया को आजादी दिलाई, वो सारे पॉइंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। बट द कंसेप्ट इज कि महात्मा गांधी का जो कार्डिनल ट्रेट था वो था पीस लविंग, यानी कि शांति को प्यार करना, शांति से रहना और बिल्कुल ही पीस के साथ, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा ना करना। ऐसी कंडीशंस के साथ हम जोड़ देते हैं महात्मा गांधी को, तो वो उनका क्या बन जाएगा? कार्डिनल ट्रेट। ऐसा ही एडोल्फ हिटलर का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा क्रूअल ट्रेट उनके साथ लिंक होता है, ठीक। और ऐसा ही हमारे पास
जो ट्रेट नजर आता है वो है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, और जिनका ट्रेट कार्डिनल ट्रेट नजर आता है डोमिनेंस का, यानी कि तानाशाही का। ठीक, तो वो एक हमारे पास ट्रेट मोनार्की और सॉरी डोमिनेंस का ट्रेट जो हमें नजर आता है वो एक कार्डिनल ट्रेट उनमें होता है। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट के बाद अब हम आते हैं एक ऐसे ट्रेट पे जो अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो होगा सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट बेसिकली वो ट्रेट होता है जो, फॉर एग्जांपल आपको याद करने के लिए मैं एक हाईलाइटिंग फीचर बता देता हूँ। सेंट्रल ट्रेट वो ट्रेट होगा जिसको हम अपने किसी जॉब एप्लीकेशन में लिखेंगे। ठीक, जॉब एप्लीकेशन में जब हम अपना जॉब का एप्लीकेशन किसी को देते हैं, किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो हम वहां पर कहते हैं दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, और आई एम अ वेरी फ्रेंडली और वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ऐसी चीजें, ऐसे टर्म्स हम लिखने की कोशिश करते हैं। या जब हम दूसरों को डिस्क्राइब करते हैं, यार ये तो बड़ा सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, ये तो बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला बंदा है, इसको हमेशा अट्रैक्शन चाहिए होती है, तो वो उसका सेंट्रल ट्रेट बन जाएगा। सेंट्रल ट्रेट, दीज ट्रेट्स वार्म, सिंसियर, इंटेलिजेंट, जैसे हम कहते हैं हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी डिलिजेंट पर्सन इन द वर्क, आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, तो ऐसी चीजें, जैसा या हम जब लेटर में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, तो वो जो ट्रेट आता है वो हमारा सेंट्रल ट्रेट होता है। आर ऑफन यूज्ड इन राइटिंग अ टेस्टिमोनियल और जॉब रिकमेंडेशन फॉर अ पर्सन। द लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेट्स। जो हमारे पास लास्ट ट्रेट आता है गॉर्डन एल्पर्ट की थ्योरी का, वो होता है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट का मतलब होता है ये ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, इनके बारे में ज्यादा कुछ हाईलाइटिंग फीचर हमें नहीं मिल पाता है। जब हम इंसान के साथ थोड़ी देर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तब जाकर कहीं हमें उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में जब पता चलता है, तो इट मीन्स कि हम उसके सेकेंडरी ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और वो ट्रेट्स अपने ना तो जॉब एप्लीकेशन में कहीं इंसान लिखेगा और ना ही वो अपनी पर्सनैलिटी को उस तरीके से शो करेगा। जैसे मैं कहूँ दैट आई लव ब्लू कलर, तो मैं अपने जॉब एप्लीकेशन में, या मैं अगर लेक्चर्स लेता हूँ, ऑनलाइन सेशंस, या जो मेरे पेशेंट्स होते हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा दैट आई लव ब्लू कलर एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो वहां पर हो सकता है कि मैं अपने कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेट्स दिखाऊं, बट मैं सेकेंडरी ट्रेट्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। बट वहीं पर एक बात समझने की और है कि सेकेंडरी ट्रेट्स को छुपाया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, बट कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेट्स विजिबल हो जाते हैं आफ्टर अ टाइम पीरियड व्हेन हम उस इंसान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको गॉर्डन एल्पर्ट की थ्योरी, ट्रेट थ्योरी जो है समझ में आई होगी क्लियरली, और ज्यादा मदद लेने के लिए आपके पास अपनी एनसीईआरटी बुक्स नहीं, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ मच इजियर मैनर। तो एल्पर्ट के, गॉर्डन एल्पर्ट के बेसिकली यही दो कैटेगराइजेशंस थे। ये कैटेगराइजेशन एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड अगेन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय स्टडी एक्सपीरियंस। तो वहां पर ये कॉमन ट्रेट्स मुझे मिले एंड मैंने आपको बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेट्स आते हैं बेसिकली वो होते हैं रेमंड कैटल के, एंड रेमंड कैटल के जो ट्रेट्स होंगे, कैटल का जो ट्रेट अप्रोच था उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कैटल्स का ट्रेट अप्रोच क्या था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं जिनका नाम है रेमंड, और रेमंड कैटल के लिए एक वर्ड इनके साथ कनेक्टेड हो जाता है जो था फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस को समझेंगे और इनकी ट्रेट थ्योरी, 16 पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर एनालिसिस, ये सारी चीजें समझेंगे अब इस वीडियो में और इस टॉपिक में। तो बेसिकली रेमंड कैटल considered personality to be a pattern of traits providing the key to understanding it and predicting a person's behavior। किसी भी इंसान के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने का तरीका उसकी पर्सनालिटी को जानकर होता है। इट मीन्स कि हम जब उस इंसान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, थोड़ी सी चीजें जान लेंगे, उसके बारे में उसके ट्रेट समझ जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर का बिहेवियर पहचान सकते हैं कि ये इंसान इस तरीके से बिहेव कर सकता है। इट मीन्स, बट कहीं ना कहीं फिर से अगेन ये चीज आती है कि वो जरूरी नहीं है कि जो हमारा सोचना था या जो हमारी जजमेंट थी वो बिल्कुल ठीक होगी, हमारा अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ठीक सटीक बैठेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि हम थोड़ा सा क्लोज पहुंच सकते हैं कि हाँ इस इंसान ने
इंसान हमें पता चल गया कि ये शाय है, बात नहीं करेगा, बट हो सकता है कि वो किसी कलीग के साथ आपके सामने बात कर रहा हो, या वो स्टूडेंट आपके साथ किसी और बैचमेट के साथ बात कर रहा हो, तो आप कहोगे अरे ये तो शाय था, ये तो किसी से बात नहीं करता था। बट वहां पर आप शाइनेस की डेफिनेशन को गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। शाइनेस इज नॉट समथिंग कि वो किसी से बात नहीं करेगा। शाइनेस इज समथिंग कि वो जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा तो वो उसके साथ बिहेवियर या टॉकेटिव हो सकता है, और जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक वो अपने कंफर्ट जोन में दबा हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसका शाइनेस का फैक्टर हाई है। तो दैट इज व्हाट शाइनेस इज। ठीक, हाँ। तो बेसिकली ही डिस्टिंग्विश्ड सरफेस ट्रेट्स, सोर्स ट्रेट्स, और भी 3 तरीके के ट्रेट्स थे, जो बस बेसिकली जो कार्डिनल हमारे पास तरीका था इनका, केटल्स का ट्रेट अप्रोच। According to him, traits are relatively permanent and broad reaction tendencies of personalities. ये बेसिकली स्टेबल रहते हैं, पैटर्न वाइज रहते हैं, और रेमंड कैटल ने फैक्टर एनालिसिस की मदद से क्या किया था, इन्होंने 2 तरीके से अगेन ट्रेट्स को डिफाइन किया था, और इनके जो 2 ट्रेट्स थे वो मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा, दोज वर सरफेस एंड सोर्स ट्रेट्स। यहाँ पर हमारे पास आते हैं सबसे पहले सरफेस ट्रेट्स, और दूसरे हमारे को मिलते हैं सोर्स ट्रेट्स। तो सरफेस और सोर्स ट्रेट्स बेसिकली क्या थे? These observable qualities of a personality like kindness, honesty, friendliness, generosity are named as surface traits. सरफेस ट्रेट्स के बारे में ये सेम चीज गॉर्डन एल्पर्ट ने डिफाइन करी थी है सेंट्रल ट्रेट्स। तो ये जो सरफेस ट्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, गॉर्डन एल्पर्ट ने इन्हें सेंट्रल ट्रेट्स का नाम दिया था, यानी कि ये ट्रेट्स कैसे होंगे, ये सेंट्रल होंगे अकॉर्डिंग टू एल्पर्ट। गॉर्डन एल्पर्ट के नजरिए से अगर देखा जाएगा तो ये ट्रेट्स कैसे हो जाएंगे सेंट्रल ट्रेट्स, जिनको हम अभी रेमंड कैटल के थ्रू सरफेस ट्रेट्स के नाम से पढ़ेंगे। अब अगर ध्यान दीजिए तो सेंट्रल ट्रेट्स वो ट्रेट्स थे जो कि कार्डिनल ट्रेट्स से थोड़े से हमारे पास लो लेवल पर थे, और कार्डिनल ट्रेट्स ज्यादा परवेसिव थे, ज्यादा इजीली विजिबल थे, बट जो सेंट्रल ट्रेट्स थे वो थोड़े कम डोमिनेंट नेचर में थे, बट अगेन वो भी विजिबल थे। सरफेस ट्रेट्स भी विजिबल होंगे, और वो सरफेस ट्रेट्स इस तरीके से विजिबल होंगे जैसे कि कोई इंसान बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है किसी के साथ, बहुत ज्यादा जेनरस है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म यानी कि एक सोर्स ट्रेट में आ जाएगी। गॉर्डन एल्पर्ट का ऐसा मानना था कि जितने भी ट्रेट्स एक इंसान में दिखते हैं वो सारे ट्रेट्स कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, और वो इनहेरिटेड है कहीं बॉडी में, वो बॉडी में कहीं छुपे हुए हैं। गॉर्डन एल्पर्ट का ऐसा मानना था कि वो ट्रेट्स हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पर टेक्नोलॉजिकल मेडिसिनल इतना फैसिलिटी और एडवांस नहीं थी हमारे पास स्टडीज, बट अगेन उन्होंने ये एक बिलीफ, उनका सिस्टम था, एजम्पशन था, ही ट्राइड टू नो, जानने की कोशिश करी कि ये जो सरफेस ट्रेट्स है कहीं ना कहीं किसी सोर्स से तो आते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग इंडिया में रिवर्स हैं, ठीक, बट गंगा की कुछ हमारे पास ट्रिब्यूटरीज हैं, और गंगा मेन रिवर है, बट उनका जो सोर्स है वो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर बन जाता है। तो सिमिलरली जो हमारे पास सोर्स बनेगा वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं होगा, और उसकी वजह से आने वाले पैटर्न बिहेव करने के वो जो सोर्स जो हमारे सरफेस पे दिखेंगे, यानी कि जो हमारी सतह पे दिखेंगे, मींस जिनसे हम लोगों से बात करेंगे, वो सरफेस ट्रेट होंगे। The surface traits that result out of the interaction of source traits. तो 2-3 सोर्स ट्रेट्स मिलके, एक सोर्स ट्रेट, 2 सोर्स ट्रेट मिलके कैसा ट्रेट बना देंगे, सरफेस ट्रेट। ठीक, सोर्स ट्रेट्स मेक अप द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड आर अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर कोरिलेशन अमंग सरफेस ट्रेट्स। कई सरफेस ट्रेट्स के मिलने की वजह ये होती है कि उनमें सोर्स ट्रेट्स सिमिलर पाए जाते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोर्स ट्रेट। इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके का सोर्स ट्रेट है, बट नॉट एवरीवन एंड एवरी इंडिविजुअल पोजेस इट। हर एक इंसान इंटेलिजेंट होता है, हम ऐसा मानते हैं कि हर एक इंसान इंटेलिजेंट होता है, बट
अभी तक जो मैंने स्टेटमेंट कही उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कि हर इंसान पढ़ा लिखा होता है क्या हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा? एक फ्रंट बेंचर, एक मिडिल बेंचर, एक फ्रंट बेंचर, एक बैक बेंचर, क्या तीनों ही सेम तरीके के इंटेलिजेंट लेवल पे लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड यही सेम मानना रेमंड कैटल का भी था। उन्होंने ये कहा था कि सारे ट्रेड्स, सारे सोर्स ट्रेड्स हर इंसान में होंगे, बट उनका डिग्री चेंज हो जाएगा, लेवल चेंज हो जाएगा, जिस वजह से वो सरफेस में किसी में दिखेंगे या किसी में नहीं दिखेंगे। ऑल्दो सोर्स ट्रेड्स आर स्मॉलर इन नंबर, जो सोर्स ट्रेड्स होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो बहुत कम होते हैं इन रादर देन सरफेस ट्रेड्स, येट दे आर बेटर प्रेडिक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम बोलते हैं कि किसी सोर्स ट्रेड के बारे में, जैसे सपोज इंटेलिजेंस, तो हमें उसकी इंटेलिजेंस के बारे में ऐसे पता चल सकता है कि हो सकता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो हम कहेंगे कि हाँ इसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया इस कंडीशन में, या ये बहुत एनालिटिकल हो, यानी कि ये लॉजिक्स लगा के यूज करता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, या ये बहुत ज्यादा लॉजिकल या रेशनल थिंकिंग करता है। उसके अकॉर्डिंग तो वो जो लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग का कंसेप्ट था वो था सरफेस ट्रेड, जो उस इंसान ने अप्लाई किया, बट वो आया किसकी वजह से था? बिकॉज ऑफ ए सोर्स ट्रेड दैट वाज इंटेलिजेंस। अब सोर्स ट्रेड जब इन्होंने ढूंढे और सरफेस ट्रेड इन्होंने जब पता किए, तो पता चला कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स थे जिनकी मदद से इन्होंने 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो था वो बनाने की क्वेश्चनेयर हेल्प करी और मदद करी, और ये कंडीशन इनके पास आई थ्रू अ मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में ये चीज देखने को मिली थी हमें। और फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स का तरीका होता है। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स का तरीका होता है, रिसर्च में इसे यूज किया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, क्योंकि अगेन रिसर्च में हमारे पास जितनी भी कंडीशंस होंगी उनके लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ते हैं। रिसर्च के लिए सब्जेक्ट्स को ढूंढना पड़ता है, उन्हें बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, तो उस वजह से उन्होंने क्या किया? फैक्टर एनालिसिस का यूज किया। और फैक्टर एनालिसिस की वजह से उन्होंने क्या किया? कैटल फाउंडेड 23 सोर्स ट्रेड्स। अगेन जैसे मैंने अभी बताया था, सोर्स ट्रेड्स कम होते हैं नंबर में, बट वो बहुत अच्छे प्रिडिक्शन कर सकते हैं बिहेवियर की। तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में फैक्टर एनालिसिस का मदद लिया, और फैक्टर एनालिसिस से इनको पता चला 23 सोर्स ट्रेड्स इनको मिले। और ये जो 23 सोर्स ट्रेड्स थे इन नॉर्मल पर्सन्स, एंड 16 ऑफ विच ही स्टडीड इन डिटेल, तो 23 जो सोर्स ट्रेड्स मिले जिनके कॉम्बिनेशन से इंसान में सरफेस ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कई ट्रेड्स थे सोर्स ट्रेड्स, और इनमें से अभी कुछ का मैं एग्जांपल दूंगा। और उसमें से उन्होंने सिर्फ कुछ 16 ऐसे ट्रेड्स थे जिनको केयरफुली स्टडी करा, रिसर्च करा, जिसकी वजह से उन्होंने एक क्वेश्चनेयर बनाया, यानी कि एक पर्सनालिटी का टेस्ट डिवाइस करने की जरूरत पड़ी, जो कि समझ में आया हमें नाम से 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। तो 16 PFQ एक टेस्ट है हमारे पास जो कि पर्सनालिटी को असेस करवाने में हमें मदद कर सकता है। बट अगेन ये पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब वो होता है कि वो इंसान पे डिपेंड करता है कि उसका उस समय नेचर, टेम्परामेंट, बायोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग, जो टेम्परामेंट था, उसके पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसका मूड ज्यादातर उस कंडीशन में कैसा है। और अगर मूड जैसा होगा तो उसके बेसिस पर ये 16 PFQ के रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज होने की संभावना होती है, चांसेस होते हैं। अगेन अब मैं कुछ 16 ये ट्रेड्स लिखूंगा, जो 16 ट्रेड्स थे उनमें से ये बेसिकली सारे के सारे ट्रेड्स बायपोलर में आते हैं। इट इज नॉट बायपोलर डिसऑर्डर जो डिप्रेशन में या मेनिया में हमें देखने को मिलता है, ये बायपोलर डिसऑर्डर नहीं है। ठीक, ये बायपोलर का मतलब होता है कि मीन्स यहाँ पर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है तो कोई चीज बहुत ही ज्यादा लो भी हो सकती है, या ये दोनों ही कंडीशंस बहुत ज्यादा हाई हो सकती हैं, बट ये दोनों कंडीशंस बहुत ज्यादा ऑपोजिट होंगी। मीन्स ऑपोजिट्स में इन्होंने काउंट किया था इसको, ट्रेड्स को। तो ट्रेड्स के बेसिकली इन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए थे, पेयर्स फॉर्म किए थे,
और ये बायपोलर फॉर्म था। ठीक, बायपोलर फॉर्म अब क्या था आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज आई गेस एनसीईआरटी में इनका मेंशन नहीं है। सो मैं कुछ आपको बताऊंगा जो हमें काम आते हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर में। तो जो पहला ट्रेट है दैट इज रिजर्व्ड वर्सेस आउटगोइंग। रिजर्व्ड वर्सेस आउटगोइंग एक ट्रेट का पेयर है। सेकेंड ट्रेट हमारे पास आ जाएगा इमोशनल वर्सेस स्टेबल, यानी कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल और वर्सेस स्टेबल। थर्ड हमारे पास यहाँ पर होगा शाय वर्सेस वेंचरसेन, टफ माइंडेड वर्सेस टेंडर माइंडेड, टफ माइंडेड वर्सेस टेंडर माइंडेड, ये एक और ट्रेट है, पेयर ऑफ ट्रेट्स है बेसिकली ये। नेक्स्ट हमारे पास है कैजुअल वर्सेस कंट्रोल्ड। ये मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में इन एग्जांपल्स को ऐड ऑन कर सकें एंड आप इनको लिख सकें। नेक्स्ट इज रिलैक्स्ड वर्सेस टेंस, रिलैक्स्ड वर्सेस टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रैक्टिकल वर्सेस इमेजिनेटिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मींस मैं तो डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ चीजों को, प्रैक्टिकल। और दूसरे लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन में ही खोए रहते हैं। और जिस तरीके से प्रैक्टिकल और इमेजिनेटिव, ये कुछ तरीके के ट्रेड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इनको। और ये कुछ ट्रेड्स थे आउट ऑफ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स है सिर्फ वही लिखे हैं, ये बेसिकली आउट ऑफ 16 आई हैव रिटन सम ट्रेड्स जो कि आप एज एन एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन, अभी तक तो हमारे पास जो इनका टेस्ट था वो था 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक, बट यहाँ पर पर्सनालिटी फैक्टर, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा और इसको डिटेल में रीड करने की कोशिश करें, इन एडिशन टू दीज 16 फैक्टर्स, जो 16 फैक्टर्स देखने को मिले, Cattle, on the basis of his researches, proposed 7 new factors. तो उन्होंने 7 नए फैक्टर्स ढूंढे आने अपने वाले रिसर्चेस में, और उसके बाद Cattle derived 12 new factors that measure psychopathological traits. Psychopathological जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, मेनिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ब्रूडिंग डिस्कंटेंट, ये सारे साइकोलॉजिकल जो हमारे पास होते हैं, साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स। तो ऐसे कुछ ट्रेट्स और नजर में आए। सो इनिशियली इन्होंने 16 ट्रेट्स ढूंढे, उसके बाद 7 न्यू ट्रेट्स ढूंढे, और उसके बाद 12 और ट्रेट्स ढूंढे। बट आज के टाइम में हम जिन पे फोकस करते हैं वो होते हैं 16 PF के नए ट्रेट्स। तो ये जो ट्रेट्स थे, ये सारे के सारे ट्रेट्स कैटल ने फाइंड आउट किए। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक होगा, बिकॉज मैं आज साइकोडायनेमिक अप्रोच का टॉपिक जो है वो अलग रखूंगा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा लेंथी टॉपिक है, उसके लिए सिर्फ एक ही लेक्चर होगा साइकोडायनेमिक अप्रोच के लिए, जो कि थी सिगमंड फ्रॉइड के, और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशियन, बहुत ही विख्यात पर्सनालिटी हमारे साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो वो हमारे पास, उसके लिए मैं अलग लेक्चर जो कल लूंगा वो होगा। बट आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास आइजेंक्स थ्योरी। तो समझते हैं ये आइजेंक्स थ्योरी क्या है। आइजेंक्स थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे हैंस आइजेंक। ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे हैंस आइजेंक। Had a strong belief that personality is largely determined by genes and the environmental factors have very little importance in creating the personality. इनका ऐसा मानना था biologically और genetically based. ठीक, each dimension subsumes a number of specific traits. These dimensions are, तो इनके कुछ traits थे
He opined that personality is more or less stable and enduring organization of a person's character, temperament and intellect. Again वही बात कि जो ट्रेट होंगे वो एक स्टेबिलिटी पैटर्न पर रहेंगे और वो एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी बिहेवियर बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हैंस आइजेंक की आइजेंक्स थ्योरी थी और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बायोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली दो अलग तरीके से ट्रेट्स को डिफाइन किया था। एंड ही मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू दिस बेसिकली इनका ऐसा मानना था कि 30% एंड 70% का रेशो होता है बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। 30% आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे एंड ये हमारी हेरिडिटी में आएंगे, ये हेरिडिटी के फैक्टर्स होंगे और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। तो ऐसा हैंस आइजेंक का मानना था दैट हेरिडिटी या बायोलॉजिकल या जेनेटिकली जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं at the lowest level Eysenck hierarchy are the single responses like action or thoughts। अब एक चीज बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर हमें कि 30 और 70% के बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो इनका ऐसा मानना था Eysenck's viewpoint is personality is hierarchically organized, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप पैटर्न पे इनका जो पर्सनैलिटी को समझने का तरीका था वो हमें देखने को मिलता है। लोएस्ट लेवल में आता है सिंगल रिस्पॉन्स लाइक एक्शन और थॉट्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंसान कोई अगर एक्शन करेगा या कोई एक ऐसा थॉट लेगा तो हम कहेंगे कि वो उसका फर्स्ट फैक्टर होगा। एक्शन और थॉट के बाद जो कंडीशन आती है रेगुलरली अकरिंग रिस्पॉन्स फॉर्म हैबिट्स। अगर वो लगातार एक एक्शन रोज कर रहा है यानी कि वो रेगुलर एक्शन जो होगा उस इंसान का या उस इंडिविजुअल का, अगर वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो रेगुलर एक्शन क्या बन जाएगा, उसकी हैबिट। हैबिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एंड रिलेटेड हैबिट्स फॉर्म ट्रेट्स। और ऐसी कई सारी हैबिट्स जो होंगी वो हमारे पास क्या कहला देंगी, उस इंसान का एक स्टेबल पैटर्न वे ऑफ बिहेविंग, दीज आर टर्म्ड एज ट्रेट्स। तो रिलेटेड हैबिट्स क्या फॉर्म कर देंगी उस इंसान में या उस इंडिविजुअल में उसके ट्रेट्स। और रिलेटेड हैबिट्स यानी ट्रेट्स की मदद से व्हेन सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रेट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर और क्लस्टर्ड टुगेदर, जब बहुत सारे ट्रेट्स को पढ़ा जाता है और सारे ट्रेट्स एक तरीके के हमें सिमिलर पैटर्न पे दिखते हैं चलते हुए, तो हम कह देंगे कि वो सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूटेड टाइप और ऑल्सो नोन एज सुपर फैक्टर्स। यहाँ पर इन्होंने एक एडिशन और किया कि ये जो फैक्टर्स इन्होंने बनाए थे वो बेसिकली सबसे ज्यादा सुपीरियर होंगे, इसलिए इन्होंने इनको सुपर फैक्टर्स का नाम दे दिया था। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट आपके लिए आ सकता है आइजेंक्स थ्योरी में है, बट दिस इज व्हाट आइजेंक्स थ्योरी मेड अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल द पीपल कि जो ट्रेट्स होते हैं वो किसी एक्शन से डेवलप किए जाते हैं। वो एक्शन अगर लगातार किया जाए तो वो एक आदत या हैबिट बनेगा और वही हैबिट अगर एक रिलेटिव या स्टेबल पैटर्न पे थ्रू आउट लाइफ चलती है तो वो उस इंसान का परमानेंट मैनर बन जाता है बिहेव करने का या बात करने का, जिसे हम कहते हैं उसके ट्रेट्स। वही ट्रेट्स जब उस इंसान में दिख जाते हैं कई सारे ट्रेट्स, तो उनको ग्रुप करके हम कह देते हैं कि वो इंसान का क्या होगा, टाइप। सो आई गेस कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है हमारे पास दो टाइप के अगेन बाइपोलर ट्रेट्स। जो हमारा सबसे पहला है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन या न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो होता है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक, तो ये कंसेप्ट आएगा इमोशनल स्टेबिलिटी का और न्यूरोटिसिज्म का। ये बेसिकली बिल्कुल ही बाइपोलर है, यानी कि एक अगर हाई होगा तो दूसरा लो होने के चांसेस हो जाते हैं और ऐसा ही देखने को मिलता है। और सेकंड है हमारे पास एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन।
It refers to the degree to which people have control over their feelings. At one extreme, we find people who are neurotic, यानी कि completely restless. They don't have any kind of control over their actions or feelings. They are anxious, moody, touchy, sensitive, restless, and quickly lose control. Basically, short-tempered जिसे बोला जाता है. At the other extreme lie people who are very calm, even-minded, rational thinking करने वाले and remain under control. तो ये हमारे पास पहला आया कंडीशन, एक्सट्रोवर्ट्स, साइकोटिसिज्म एंड इंपल्स कंट्रोल. उसके बाद एक इन्होंने और ढूंढा था. बट अगर हम बात करते हैं न्यूरोसिसिटी वर्सेस स्टेबिलिटी की, तो ये न्यूरोसिसिटी और स्टेबिलिटी की कंडीशन यही थी कि यहाँ पर जो न्यूरोटिक लोग होंगे वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन में आ जाएंगे. आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन का मतलब ये है कि नो कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, और ये बहुत ही ज्यादा इवन माइंडेड नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस, इरिटेबल होंगे. ठीक, इरिटेबल पर्सनालिटी जैसी होंगी. और इरिटेबल के साथ साथ ये बहुत ज्यादा एंशियस होंगे, यानी कि इनको कंटिन्यूअस एक किसी टॉपिक के बारे में, हो सकता है किसी सब्जेक्ट या इवेंट या सिचुएशन या इंसान के बारे में एंजाइटी रहती हो, घबराहट रहती हो, और ये जिस वजह से उस हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा काम कर देंगे जिस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे. इन लोगों की कोई अगर बात नहीं मानेगा, इन लोगों के अगर कोई अगेन जैसे नक्शे कदम पे इनको कोई ओबे नहीं करेगा, तो ये इरिटेबल हो जाएंगे. एंग्री इनका एक आउटबर्स्ट फॉर्म आता है, एंड दीज पीपल आर टर्म्ड एज लिटरली इन साइकोलॉजी न्यूरोटिक. वहीं पर दूसरे एंड पर अगर हम देखते हैं तो ये होते हैं हमारे पास इमोशनल स्टेबल पर्सन. इमोशनली स्टेबल पर्सन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड होंगे और इवन माइंडेड होंगे. ठीक, ऐसी कुछ कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं इन द इमोशनल स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव. उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड कंडीशन, जो होता है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. एंड एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन के लिए सेकंड पॉइंट, जैसा आप सब जानते भी हैं और मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया भी है, एक्सट्रोवर्जन मींस वो लोग जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रहने की कोशिश करते हैं, और फ्रेंडली रहने के साथ साथ दे आर वेरी ओपन टू ऑल द पीपल. ओपन का सेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. बट एक्सट्रोवर्ट्स जो होंगे, दोज आर एक्टिव, ग्रेगेरियस, इम्पल्सिव एंड थ्रिल सीकिंग, एडवेंचरस जिसे बोला जाता है. दे वांट टू ट्रैवल, जो जैसे आपके किसी स्टूडेंट के इंस्टा के बायो पे लिखा होगा ट्रैवलर या वॉन्डरलस्ट, यानी कि घूमने का बहुत ज्यादा इनको एक्साइटमेंट रहता है. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स कहलाते हैं. बट कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली भी हो सकते हैं. अब इनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, दैट दे समहाउ डोंट थिंक बिफोर सेइंग और बिफोर रिएक्टिंग टू द थिंग्स. ये सोचने का कंसेप्ट इनका बहुत ही लो होता है. इट डज नॉट मीन कि ये सोचते नहीं है, इनमें सोचने की पावर नहीं है. इनके पर्सनालिटी में ऐसे इंडिविजुअल्स में ये चीज होती है दैट दे आर नॉट एबल टू डू दैट until and unless वो चीज कंट्रोल करी जाए थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, योगा एंड मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स. ऐसी कंडीशंस की वजह से ही एक्सट्रोवर्जन से इंट्रोवर्जन में कन्वर्ट हो सकते हैं. नॉट कंप्लीटली इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एक अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, कोई सेटबैक लाइफ में, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट पास्ट में हुआ है, तो वो इंसान जो बहुत ही हम देखते हैं कि वो बहुत ही खुश था, बहुत ही खिलखिलाता था, क्लास में बहुत ही खुश रहता था, कोई कंडीशन, कोई थॉट या एक्शन ऐसा हो गया हो उस इंसान से जिसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा चुप या शांत रहना पसंद करेगा, वो बोलेगा नहीं किसी से, वो फ्रेंडली नहीं होगा, वो अपने आप में रहना पसंद करेगा. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंट्रोवर्जन में आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, which is considered to interact with the other two dimensions mentioned above. साइकोटिसिज्म और इम्पल्स कंट्रोल मैं समझाऊंगा कि होता क्या है. बेसिकली psychotics are traits characterized by such as being insensitive to others, hostile, at times cruel and inhuman. Psychotic ये एक नेगेटिव वर्ड काउंट होता है साइकोलॉजी में, जिसे समझाया जाता है दैट दिस पर्सन इज साइकोटिक.
कोई इंसान साइकोटिक हो सकता है बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से। कुछ हमें इंसिडेंट्स न्यूज में और ऑनलाइन देखने को मिलते हैं जहां पर लोग जो हैं किसी एक कंडीशन की वजह से, कोई एक एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा इनह्यूमन फील करते हैं, इनह्यूमन एक्टिविटी या बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि वो बिहेवियर, वैसा बिहेवियर ह्यूमंस फील नहीं कर सकते हैं, वैसा बहुत ही उनके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है, तो वो साइकोटिक ट्रेट्स आते हैं। और वहीं पर सोशबिलिटी, इट मीन सोशल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो लोग काम करते हैं, वो हमारे पास थर्ड कंडीशन बनती है, दैट इज स्टेबिलिटी, या इम्पल्स कंट्रोल भी कहा जाता है इसे, कि आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इम्पल्स कंट्रोल। एंड इसका वर्सेस जो हो जाएगा दैट वुड बी साइकोटिसिज्म। तो ये साइकोटिसिज्म में काउंट होगा। न्यूरोटिसिज्म इज डिफरेंट थिंग, साइकोटिसिज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो इन दोनों चीजों को समझना चाहिए। इम्पल्स कंट्रोल का मतलब है कि सपोज आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक एग्रेशन का मैनर, एक ईगोइस्टिक कंडीशन रहती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है उस लाइफस्टाइल में, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वेव्स की तरह आते हैं। चाइल्डहुड में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से ऐसा स्टेबिलिटी में नहीं चलते हैं, बट हमें पता नहीं लगता है उतना कि वो इफेक्ट कर रहे हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो होता क्या है कि वो लेवल इंक्रीज होता जाता है उस पैटर्न का, और उसके बाद आके फिर से एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये कंडीशन आ जाएगी आपकी एडल्टहुड में, और ये आपका चलेगा टीनेज, और ये कंडीशन आपकी होगी चाइल्डहुड की। ठीक है, तो होता यही है कि इन कंडीशंस में यहाँ पर हमारे पास ये फिर धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आने लग जाती है। एंड ये जो कंडीशन है यहाँ पर संभलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक बच्चे के लिए, ताकि वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर वो इम्पल्सेस को कंट्रोल कर लेगा तो उसके आगे आने वाले लाइफस्टाइल, जितना भी उसका लाइफस्टाइल होगा, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड, इवन माइंडेड, रेशनल, सही और गलत के फर्क के साथ चलेगा। वो इंसान जान पाएगा कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो ये कंसेप्ट आई गेस कि आप सबको क्लियर होगा। एंड आई होप कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था ट्रेट अप्रोचेस, जहां पर हमने 3 तरीके के अप्रोचेस को पढ़ा, जानने की कोशिश करी। द फर्स्ट वन वाज विद गॉर्डन एल्पर्ट, सेकंड वाज with Raymond Cattell, and the third one was with Hans Eysenck. इन तीनों के क्वेश्चनियर्स, इन तीनों के पर्सनालिटी फैक्टर्स को पढ़ने के तरीके, आइजेंक्स के बारे में एक चीज और, इनका एक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर EPQ था, आइजेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनियर फॉर स्टडीइंग डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ पर ये कंडीशंस हमें देखने को मिल जाती हैं EPQ में। ट्रेट अप्रोच हमारा पढ़ने का रीजन बेसिकली यही था, बिकॉज इससे क्वेश्चंस रिलेटेड CBSE और NCERT में देखे जा चुके हैं प्रीवियस सैंपल पेपर्स में और प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। सो आई गेस कि आपको ये थॉरली समझ में आया होगा। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियोस, आप जितना सपोर्ट और प्यार मेरी वीडियोस को दे रहे हैं उतना ही दीजिएगा। और आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि सबको ये कंटेंट पहुंच सके और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके चीजें, कंसेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। मिलते हैं कल नई वीडियो में, जहां पर मैं बात करूंगा साइकोडायनेमिक अप्रोच, सिगमंड फ्राइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक CBSE पॉइंट ऑफ व्यू के, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर हम कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे, अनकॉन्शियसनेस, साथ ही साथ बात करेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो, किस तरीके से ये 3 चीजें काम करती हैं। एग्जाम्पल्स के साथ, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं इन चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। थैंक यू वंस अगेन। आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल।